हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस सीरीज में ये हमारी फोर्थ वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय 3 डिफरेंट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, तो इसको समझते हैं। हमने ये देखा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से रूट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, पहले सबसे पहले डी कैलकुलेट करते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर दो रूट्स हम लोग कैसे निकालते थे, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। दोनों बिल्कुल सेम है, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यार आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना समझ में आएगा, तब आगे ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि इस तरीके से हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो जो रूट निकल रहा है, ये अल्फा और बीटा दो रूट निकल रहा है। फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले में क्या दिख रहा है, यहाँ पे रूट डी और यहाँ पे माइनस रूट डी, और डी कैसे निकालते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब सपोज करो डी का वैल्यू, थोड़ा सा हमने इसको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन उसको हमने फिर बोल दिया था कि इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। डी का वैल्यू जो आ रहा है वो डी का वैल्यू का 3 पॉसिबिलिटी है। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। देखो तो क्या होगा, जस्ट सपोज करो यहाँ पे जो हमने डी का वैल्यू पुट किया, डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मान लो आप 11 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 11, यहाँ भी 11, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट 11 बाई 2a माइनस बी और ए का भी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट 11 बाई 2a और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट 11 बाई 2a। तो हमें दो अलग अलग वैल्यू मिल गया, एक बार प्लस रूट 11 है और एक बार माइनस रूट 11 है, तो जो x का हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू आ गया। ठीक है, जस्ट सपोज करो d का वैल्यू अगर 0 आ जाता तो हम यहाँ पे 0 लिखते, तब क्या होता, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट 0, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट 0। अब रूट 0 क्या होगा, रूट 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस 0 माइनस बी माइनस 0, तो माइनस बी प्लस 0 क्या हो जाएगा, सिर्फ, अब प्लस 0 माइनस 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस बी बाई 2a और ये भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो अब देखो क्या हुआ, दोनों आंसर एक जैसा आ गया, अल्फा का वैल्यू भी आ गया माइनस बी बाई 2a, बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, तो दोनों आंसर एक जैसा हो जाएगा। और तीसरा केस सपोज करो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, ये जो हम डी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर पुट कर देते हैं, रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो अभी क्लास 10th में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं रियल रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर ये रियल नंबर नहीं रहेगा, फिर ये नंबर जो होगा, अगर हम डी के यहाँ पे डी का नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं और रूट साइन के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो फिर वो रियल नंबर नहीं कहलाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जो अल्फा का वैल्यू होगा और बीटा का वैल्यू होगा वो फिर रियल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट, वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स रूट। उसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट, या हम लोग उसको बोलते हैं नो रियल रूट। तो डी का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। डी का वैल्यू पॉजिटिव आया तब डी, ये क्या हो जाएगा, इसका रियल रूट हो जाएगा, और दोनों अलग अलग आएगा। डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो दोनों रूट रियल होगा और एक जैसा आ जाएगा। तो वही देखो हमने 3 केस बना लिया। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, यानी हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू आएगा, अल्फा का वैल्यू अलग होगा और बीटा का वैल्यू अलग होगा। अगर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो दोनों आंसर एक जैसा हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, दोनों किसके बराबर, अल्फा का वैल्यू भी। तब उस वाले केस में क्या हो जाएगा, जब डी का वैल्यू 0 होगा तो उस वाले केस में अल्फा का वैल्यू भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और बीटा का वैल्यू भी हो जाएगा, बीटा का वैल्यू भी हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट, इसलिए नाम पड़ा रियल एंड इक्वल रूट, क्योंकि दोनों रूट इक्वल हो जाएगा। और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो यही आएगा, अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया
तो फिर ये हो जाएगा नो रियल रूट्स, वो हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स। तो अगर क्लास 10 में हम लोग को अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो आगे सॉल्व नहीं करना है, वहीं पे लिख के छोड़ देंगे कि द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स हैंस वी डू नॉट सॉल्व इट। ठीक है, खत्म। तो यही होता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स पूरा किस पे डिपेंड करता है, डी के ऊपर। डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि जीरो आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे और क्लियर होगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे पॉजिटिव वाले में और दो केस बन सकता है। देखो डी का वैल्यू पॉजिटिव तो ठीक है, मान लो डी का वैल्यू एक केस में हम लेते हैं 11 और एक केस में ले लेते हैं डी का वैल्यू 16, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, जब डी का वैल्यू 11 हो जाएगा तब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इक्वल टू -b प्लस √11/2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस √11/2a। ठीक है, अब ये √11 फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अगर डी का वैल्यू 16 आता है तो उस वाले केस में देखो अल्फा का क्या वैल्यू होगा, -b प्लस √16/2a कॉमा बीटा इक्वल टू -b माइनस √16/2a। तो अब 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b प्लस 4/2a और बीटा का वैल्यू -b माइनस 4/2a। तो अब आप बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डी का वैल्यू 11 और 16 में क्या डिफरेंस है। नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने समझाने के लिए आपको एक नंबर लिया 11, कहने का मतलब डी का वैल्यू जो 11 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पॉजिटिव वाले में भी हमने दो केस बना दिया कि जो डी का वैल्यू आ रहा है वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, फॉर एग्जांपल 16 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, इस तरीके से अनलिमिटेड नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो उस नंबर को यहाँ डी का वैल्यू रूट के अंदर हम पुट करेंगे तो रूट में से वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो अब इस पूरे में अल्फा का जो वैल्यू निकला और बीटा का जो वैल्यू निकला, पूरे में रूट साइन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो रूट साइन नहीं है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हम लोग इसको बोलते हैं, ये हो गया रैशनल रूट्स। और यहाँ पे रूट के टर्म्स में आ जाएगा, अगर जो डी का वैल्यू निकला वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जब हम लोग उसको रूट साइन के अंदर पुट करेंगे तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो क्या रह जाएगा, इर्रेशनल रूट्स। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल रूट्स हो गया। ठीक है, अब रैशनल और इर्रेशनल दोनों ही क्या कहलाता है, रियल। तो रियल तो रहेगा ही, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके अंदर फर्दर अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो रहेगा, लेकिन इसमें और दो केस बट गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट में भी, देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ भी दोनों अलग अलग है, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट में भी क्या हो जाएगा, रियल एंड रैशनल, रियल एंड इर्रेशनल। ठीक है, तो अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, इसको हम लोग इस तरीके से समरी बना के लिख सकते हैं, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उस वाले केस में नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, रियल एंड रैशनल। ठीक है, और डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा, रियल एंड इरेशनल। डिस्टिंक्ट तो दोनों ही केस में, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड ऐसे लिख लो, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। ठीक है, तो ये हो गया पूरा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। एक बार आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना, ये सारा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है और कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं, बस डी का वैल्यू 3 केस बनेगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपको डी निकालना ही पड़ेगा। जब डी पता चल गया, डी के वो देख के आप डिसाइड कर लोगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। और लेकिन रूट्स फाइंड करने का आपके पास 3 तरीका है, 3 तरीके में से किसी भी तरीके का आप यूज़ करके रूट फाइंड कर सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया नेचर ऑफ रूट बताओ, तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए तो हमें डी कैलकुलेट करना होगा। अब जब डी मिल गया, हमने नेचर ऑफ रूट पता लगा लिया, उसके बाद बोलेगा रूट भी फाइंड करके बताओ। तो रूट फाइंड करने का आपके पास 3 तरीका है, कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, चैप्टर को हम लोग पूरे को। और ये हमारे RS अग्रवाल बुक में 4D एक्सरसाइज 4D में दिया हुआ है, तो हम लोग बुक के एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और सिर्फ बोल रहा है इसका नेचर ऑफ रूट निकाल के बता दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेचर बता दो। तो नेचर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो -5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे कौन है 4 और c के प्लेस पे है 3। तो ये -5 का होल स्क्वायर हो गया 25 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 -48। तो 25 माइनस 48 करेंगे तो ये आ जाएगा -23। तो उसके बाद लिख देना हेयर d इज लेस देन 0। d का जो वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 से कम है। हेयर d इज लेस देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स लिखो या इमेजिनरी रूट्स लिखो, दोनों वर्ड दोनों का सेम मतलब है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हैंस हेयर d इज लेस देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। बस यही हमें बस यही बताना था। अब जब नो रियल रूट्स है तो इसीलिए नहीं बोला कि फाइंड करके बताओ, फाइंड करने बोलता तो हम कहाँ से फाइंड करते, क्योंकि नो रियल रूट्स है इसलिए आगे फाइंड करने बोला भी नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा एक बात और, जैसे d ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड लिखो या यहाँ पे अनइक्वल, और d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब देखो दोनों में रियल वर्ड तो कॉमन आ रहा है ना, तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फॉर इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तब हम बताएंगे कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि गिवन इक्वेशन का इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे d का वैल्यू 0 होना चाहिए। फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि सिर्फ इक्वल रूट्स होने का क्या कंडीशन होना चाहिए, इस बार रियल वर्ड यूज नहीं किया, बोलेगा सिर्फ इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो यार सिर्फ इक्वल रूट कैसे होगा जब तक वो रियल नहीं होगा, तो सिर्फ इक्वल रूट्स भी बोल रहा है, रियल एंड इक्वल बोल रहा है, तो भी कंडीशन क्या लगाओगे, रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन होगा d इक्वल टू 0। सिर्फ इक्वल रूट्स यूज करेगा तो भी हम क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0। सिर्फ बोलेगा क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट तो भी हम बोलेंगे d ग्रेटर देन 0, और बोलेगा सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट तो भी हम क्या लिखेंगे, d ग्रेटर देन 0। अब सिर्फ बोलेगा रियल रूट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। कोई भी एक इक्वेशन दे दिया और बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन का रियल रूट्स कब होगा, सिर्फ रियल रूट्स बोला है, ना तो इक्वल वर्ड यूज किया है ना ही डिस्टिंक्ट वर्ड। तो रियल रूट क्या होता है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी रियल रूट है, d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो भी वो रियल रूट रहेगा। तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके इस तरीके से लिखते हैं, फॉर रियल रूट्स द गिवन इक्वेशन द d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए या d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, दोनों ही केस में रियल रूट रहेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखो एक फिर सेकेंड एग्जांपल देखो, इसमें पूछ रहा है शो दैट द इक्वेशन, एग्जांपल 2 हम लोग सीरियल वाइज कर रहे हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द इक्वेशन दिस वन हैज रियल रूट्स एंड फाइंड दीज रूट्स। सिर्फ बोल रहा है रियल रूट्स, शो करके दिखाओ कि इसका रियल रूट होगा और उसके बाद रूट्स को खोजो। तो रियल रूट्स दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, d कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो d कैलकुलेट करो, d इक्वल टू हो गया b² माइनस 4ac, b के प्लेस पे है -6 का स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a के प्लेस पे 2 है और c के प्लेस पे 3 है, -6 का स्क्वायर ये हो गया 36 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -24, d का वैल्यू आ गया 12। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो डैट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट। हमें प्रूव करके दिखाना था कि इसका रूट रियल होगा, तो हमने d निकाला,
डी का वैल्यू आ गया +12, तो बस प्रूव हो गया डी का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, यहां लिख लेते हैं हम, हेयर डी इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अगर d का वैल्यू 0 आ जाता तो भी रियल रूट हो जाता, क्योंकि 0 होने पे भी क्या कहलाता है, d का वैल्यू 0 होने पे वो क्या कहलाता है, रियल एंड इक्वल रूट। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे होने पे क्या कहलाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो रियल वर्ड तो दोनों में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये शो करके दिखाओ कि इसका रियल रूट होगा, तो हमने d निकाला, d का वैल्यू 12 आ गया और ये ग्रेटर देन 0 है। हेयर d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट। ठीक है, अब ये प्रूव हो गया। अब जब रियल रूट है तो उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है एंड फाइंड दीज रूट। अब रूट को फाइंड करो, तो फाइंड रूट फाइंड करने का हमारे पास 3 तरीका होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे अब इस सिचुएशन में जहां पे अभी हम हैं, इस सिचुएशन में हमारे पास सबसे इजी क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो, क्योंकि डी का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रूट निकालने के लिए अगर हम इसको कंप्लीटिंग द मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें रूट निकालना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेस्ट ऑप्शन है। तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट बाई 2a कॉमा बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट d बाई 2a। तो अल्फा इक्वल टू -b कौन है, -6 प्लस रूट ऑफ 12 बाई 2 इंटू ए के प्लेस पे 2 है, कॉमा बीटा इक्वल टू -6 माइनस रूट 12 बाई 2 इंटू 2। तो अल्फा का वैल्यू आ गया -6 प्लस 12 में से हम लोग लिख सकते हैं इसको 2√3 बाई 2 2 जा 4, कॉमा बीटा इक्वल टू +6, तो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, +6 माइनस 2√3 बाई 2 इंटू 2 हो गया 4। ये 2√3 कहाँ से है, 12 में से ब्रेक कर दो यार, इसको निकाल लेना। तो अल्फा इक्वल टू न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस √3 बाई 4, 2 से कट गया 2 बार में, और बीटा का वैल्यू आ गया, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, 3 माइनस √3 बाई 4, ये भी कट गया 2 बार में। तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस √3 बाई 2, और बीटा का वैल्यू आ गया 3 माइनस √3 बाई 2। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, आगे पूछ रहा है शो डैट द इक्वेशन, फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है एग्जाम्पल 3 में, इसमें दिया हुआ है x² प्लस ax माइनस 4 इक्वल टू 0। शो डैट द इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। बोल रहा है ये प्रूव करके दिखाओ कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, चाहे हम a के प्लेस पे कोई सा भी वैल्यू पुट कर दें, इस इक्वेशन का हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही होगा। तो सबसे पहले कुछ भी बोलता है ना यार, कुछ समझ में आए नहीं आए, डी तो निकाल लो, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान देंगे, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे डी का फॉर्मूला लिखते हैं b² माइनस 4ac, और ये सब सिंबल ए बी सी में से अगर कोई सा भी सिंबल ओरिजिनल वाले इक्वेशन में यूज़ हो जाए ना, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेते हैं, b² माइनस 4ac। तो b के प्लेस पे कौन है, a, ये हो गया a² माइनस 4 इंटू a, इस a के प्लेस पे कौन है 1, और c मतलब होता है यहाँ पे, b का मतलब होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो 4 इंटू a के प्लेस पे था 1 और c के प्लेस पे है -4, तो a² और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 4 जा 16। तो ये आ गया d का वैल्यू। अब एक बार क्वेश्चन फिर से सुनो, क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में हमें करके दिखाना था शो दैट द इक्वेशन हैज़ रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। बोल रहा है a के प्लेस पे हम कोई सा भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, ये चीज़ आप प्रूव करके दिखाओ। तो देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी हमने सिर्फ डी का वैल्यू निकाला है। अब देखो, ए के जगह पे
आप कोई सा भी नंबर पुट करोगे तो उस नंबर का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ए के प्लेस पे आप चाहे नेगेटिव नंबर पुट करो, चाहे आप पॉजिटिव नंबर पुट कर दो, चाहे आप ज़ीरो पुट कर दो, ए के प्लेस पे कुछ भी पुट करो उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो ए का वैल्यू हमने पॉजिटिव पुट किया तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, ए के प्लेस पे हमने नेगेटिव नंबर पुट किया तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, और ए के प्लेस पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो। ठीक है, तो ये क्लियर है कि ए स्क्वायर का वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव। अब हम लोग जब उसमें 16 जोड़ देंगे तो इस पूरे का वैल्यू मिनिमम 16 तो रहेगा ही रहेगा। जब ए स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, 0 + 16 16, और ए स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू में 16 जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक बड़ा नंबर ही तो आएगा ना। तो ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से ए के प्लेस पे चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, ये पूरा मिल के क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो तो होगा ही होगा। तो क्लियरली D इज ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या यहाँ तो 16, मिनिमम वैल्यू इसका 16 तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहे ए की जगह पे कुछ भी पुट कर दो, इसका वैल्यू 16 से कम तो हो नहीं सकता है। चाहे आप ए की जगह पे -10 भी पुट कर देंगे तो -10 का स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा, 100, 100 + 16 16 हो जाएगा। तो मतलब चाहे आप कुछ भी पुट कर लो ए के प्लेस पे, इसका वैल्यू जो D का वैल्यू कम से कम 16 तो रहेगा ही रहेगा, 16 से बड़ा हो सकता है। तो क्लियरली ये बाई ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको। क्लियरली D इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए के जगह पे हम कुछ भी पुट करें, D का वैल्यू 16 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो 16 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि D का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। और D का वैल्यू जब भी पॉजिटिव होता है तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड distinct root for all real values of a। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि a का क्या वैल्यू है, इसका रूट हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट ही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 4, इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आई होप कि आप लोगों के पास भी बुक होगी, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत लोगों के पास, बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं होगी, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। आप लोग साथ साथ ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बुक में जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में एज इट इज रीड कर रहा हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हैंस सॉल्व इट। बोल रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ और सॉल्व करो। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम D निकालते हैं, D = b² - 4ac। B के प्लेस पे कौन है, -4√3, तो उसका स्क्वायर हो गया। -4 × A के प्लेस पे कौन है, 3, और C के प्लेस पे है 4, तो -4√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 = 16, 3 = 48, ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा। और 4 4 = 16, 16 3 = 48, -48। D का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो D का वैल्यू जब भी 0 होता है, हेयर D = 0, तो D का वैल्यू 0 होता है तब नेचर ऑफ रूट क्या होता है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। उस केस में क्या हो जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया तो जो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, -b + √d/2a, बीटा = -b - √d/2a। अब जब d का वैल्यू 0 हो चुका है तो d के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -b + √0/2a, बीटा = -b - √0/2a। तो अल्फा क्या हो जाएगा, -b/2a, बीटा भी हो जाएगा -b/2a, क्योंकि +√0 का मतलब 0, तो +0 का कोई मतलब नहीं निकलता है और -0 का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो देखो इसलिए कहलाता है इक्वल रूट, कहलाने का मतलब ही यही है। देखो दोनों रूट अब एक जैसा ही आएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, -b
बी कौन है यहाँ पे, -4√3, -4√3 बाई 2a, ए के प्लेस पे है 3, और बीटा का भी सेम यही वैल्यू आ जाएगा, बीटा इक्वल टू -4√3 बाई 2 इंटू 3। तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, अल्फा इक्वल टू 4√3 बाई 2 3 जा 6, और बीटा इक्वल टू 4√3 बाई 6। 2 से कट जाएगा 2 बार में 3 बार में, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2√3 बाई 3, और बीटा का वैल्यू भी आ जाएगा 2√3 बाई 3। ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल 5, इसमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि के का क्या वैल्यू होना चाहिए, के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इसका जो रूट है वो रियल एंड इक्वल हो जाए, रियल एंड इक्वल हो जाए। कुछ भी करना, पहले डी निकालो, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना। डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, बी के प्लेस पे कौन है के का स्क्वायर, -4 इंटू ए के प्लेस पे है 2 और सी के प्लेस पे है 3, तो हो गया k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। ये आ गया डी का वैल्यू। अब इसके बाद हमें कंडीशन क्या दिया हुआ था कि के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट रियल एंड इक्वल हो जाए। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रियल इक्वल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल कब हो पाएगा, रियल और इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है, जब डी का वैल्यू 0 हो जाए। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी शुड बी इक्वल टू, डी शुड बी नहीं मस्ट बी इक्वल टू 0, डी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये डी का वैल्यू आया है k² माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल टू 24 हो गया। तो अब आगे से हम लोग जब भी स्क्वायर हटा के एक साइड से LHS से या RHS से स्क्वायर हटा के दूसरे साइड के ऊपर रूट साइन लगाएंगे तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी लगेगा, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24। तो k इक्वल टू प्लस माइनस का साइन अपने प्लेस पे, √24 में से क्या बाहर निकल सकता है, इसको फैक्टराइज करके देखो। √24 का मतलब 2 इंटू 3 3 जा नहीं 9 2 2 जा 2 इंटू 2 4 4 6 जा 24, तो 2√6 प्लस माइनस 2√6। तो k का वैल्यू प्लस 2√6 भी हो सकता है, माइनस 2√6 भी हो सकता है। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, ये जो आया है ये k का वैल्यू आया है। ठीक है। इसके बाद बस इतना ही था, मैं रूट फाइंड नहीं करना है, k का सिर्फ वैल्यू फाइंड करना था, तो ये हो गया। इसके बाद फिर से देखो एग्जांपल 6, इसमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। इसमें भी सेम क्वेश्चन, k का क्या वैल्यू होना चाहिए कि जो इसके रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गया, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से बना के देखो इसको। देखो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, सबसे पहला काम करो तो इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। तो kx इंटू एक्स, ये हो गया kx² माइनस 2 इंटू k इंटू एक्स, तो ये हो गया 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले d का वैल्यू निकालो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b के प्लेस पे है -2k का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a के प्लेस पे है k और c कांस्टेंट टर्म है 6, k इंटू 6, तो -2k का होल स्क्वायर, ये हो गया 4k² और -4 6 जा 24k। ये आ गया d का वैल्यू। इसमें भी हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो d का वैल्यू आया है इसको 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर दो। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24, नहीं ऐसे मत करो, इसमें क्या हुआ 4k कॉमन आ गया तो बच गया k माइनस 6 इक्वल टू 0, फिर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 0, 4 0 के नीचे जाके डिवाइड हुआ तो k का वैल्यू हो गया 0 और k का वैल्यू हो गया 6। तो k का आ गया 2 वैल्यू। अब देखो k का वैल्यू 0 तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर k का वैल्यू 0 हम पुट कर दें तो इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है वही खत्म हो जाएगा, फिर वही खत्म हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो k का वैल्यू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो k के वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर k का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर भी देते हैं इस इक्वेशन में, देखो आप k का वैल्यू हम लोग 0 पुट भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग k का वैल्यू 0 पे ही पुट कर देते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 0x स्क्वायर हो गया 0, माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू 0। तो 6 इक्वल टू 0 क्या है, मीनिंगलेस, ये तो कोई मतलब नहीं निकला ना, 6 0 के बराबर कैसे हो सकता है। तो k का वैल्यू 0 पुट करने पे ऐसा रिलेशन आ रहा है कि 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज एब्सर्ड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हेंस हम लोग k का वैल्यू 0 नहीं होगा, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, हेंस k इक्वल टू 6। तो k का सिर्फ एक ही वैल्यू हुआ, और अगर k का वैल्यू 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग k के वैल्यू 0 को भी कंसीडर करते, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, k का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ है d निकाल लो आंख बंद करके, आंख बंद करके ही निकालना। 6 के बाद देखो 7 नंबर, इसमें दिया हुआ है k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स। इसमें भी हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k का क्या वैल्यू होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट हो जाए। d निकालो फिर से, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे ये पूरा है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे ये पूरा है, k प्लस 4 और c के प्लेस पे है 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और माइनस 4 इंटू के प्लस 4। तो ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर 2k माइनस 4k माइनस 2k हो गया प्लस 1 माइनस 16, ये हो गया माइनस 15। ये आ गया d का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ही बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। फिर से रियल इक्वल रूट्स, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0। तो ये जो d का वैल्यू आया इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दो, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0, यहाँ पे k कॉमन आ गया k माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन आ गया k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया k माइनस 5, एक ब्रैकेट में आ गया k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू माइनस 3। k का 2 वैल्यू आ गया, k का वैल्यू हमें फाइंड करना था। अब देखो k का वैल्यू 5 पुट करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और k का वैल्यू -3 पुट करने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ठीक है। यानी k का दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, k का 2 वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन में। अभी तक देखो कहीं जब तक इक्वल रूट्स पूछ रहा है, d का वैल्यू निकालो, इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रियल रूट्स आएगा तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, ठीक है। तो देखते हैं, इसी वीडियो में होगा कि इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया जाए। इसके बाद ये था एग्जाम्पल 7। 8 भी देखो कुछ इसी टाइप का है। इसमें दिया हुआ है kx² प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1x प्लस x² इक्वल टू 0। देखो एक तो क्वेश्चन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ भी x² दिख रहा है, यहाँ भी x² दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा x का पार्ट है, प्लस 1 अलग से लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट, हैंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये इक्वल रूट्स हो जाए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीअरेंज करो, x² वाले को एक साथ लेके आओ, kx² प्लस x² माइनस 2k माइनस 1x और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x² कॉमन आ गया तो k प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया x² और माइनस रहने तो 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो 2k माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। d का वैल्यू निकालो, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b के प्लेस पे ये पूरा पार्ट है, x के साथ जो भी लगा हुआ होता है वो होता है b, तो माइनस ऑफ 2k माइनस 2 इस पूरे का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे ये वाला ब्रैकेट है k प्लस 1 और c के प्लेस पे है सिर्फ ये 1, तो नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव खत्म हो जाएगा, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 4k माइनस 4 इंटू 1 लिखने का कोई यूज़ नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 4k माइनस 4 हो गया, 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 2 4 2 8 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4, तो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k और प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया। ये आ गया d का वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस 12k, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k का नॉन जीरो वैल्यू फाइंड करना है। अगर k का वैल्यू 0 आएगा तो उसको आप इग्नोर कर देना, नॉन जीरो मतलब k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, यानी 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0। यहाँ पे 4k कॉमन आ गया तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे k का वैल्यू 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो सिर्फ k का वैल्यू आ गया 3। तो k का वैल्यू फाइंड करना था, वो मिल गया। अब जब k का वैल्यू मिल गया तो k के वैल्यू को पुट कर दो इस, ठीक है। तो k के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था ये हमें इक्वेशन पता चल जाएगा, और जब इक्वेशन पता चल जाएगा तो फिर हम लोग उसके रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ये सबको, k का वैल्यू आया है 3, तो 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस 1 ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 2 3 या 6, 6 माइनस 2 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब बोल रहा है कि इसका रूट फाइंड करके दिखाओ। तो रूट कैसे फाइंड किया जाता है, रूट फाइंड करने का आपके पास 3 तरीका है, कोई सा भी तरीका यूज़ कर लो।
फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। मान लो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं, चलो। तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए। यहाँ 2x कॉमन आ गया तो बच गया 2x माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, बच गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1 एंड 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/2। तो बस यही छोड़ देंगे। ये रूट फाइंड करना था, रूट आ गया 1/2, दोनों रूट सेम आया, दोनों रूट सेम आ सकता है। जब भी d का वैल्यू 0 होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, रूट दोनों सेम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दोनों 1/2 आया तो दोनों को मिला के हम सिर्फ एक बार लिख देंगे, नहीं, दोनों का वैल्यू सेम हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दो बार ऐसे अलग अलग लिख के दिखाना है, ठीक है। मतलब अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है। इसके बाद देखो 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13 को एक ही वीडियो में करेंगे तो पूरी वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लें क्या। 9th नंबर, इफ़ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0, ठीक है। और लिखा हुआ है कि इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p एंड q का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन को समझो क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो ये वाला इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, -4 इस इक्वेशन का रूट है, -4 इस इक्वेशन का रूट है एंड, और जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसका रूट इक्वल है, हैज़ इक्वल रूट, फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -4 इसका रूट है, सिंस, ऐसे लिखो, सिंस -4 इज अ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0। -4 इसका रूट है तो -4 इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हो गया, x के प्लेस पे उठा के, x के प्लेस पे -4 को रख दो, LHS RHS सेम हो जाएगा, इसका ये मतलब होता है। तो सिंस -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर x के प्लेस पे हमने -4 लिख दिया, -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इक्वल टू 0। तो -4 का होल स्क्वायर ये हो गया 16, -4p -4 इक्वल टू 0, 16 -4 हो गया 12, -4p इक्वल टू 0, 12 इक्वल टू 4p हो गया और p इक्वल टू 3। p का वैल्यू हमें पता चल गया, हमें p और q का वैल्यू फाइंड करना था, p का वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद देखो, एंड द इक्वेशन दिस वन हैज़ इक्वल रूट, तो जो सेकेंड वाला इक्वेशन दिया हुआ है, द सेकेंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू पुट कर, पता चल गया, तो p का वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट p इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, x स्क्वायर प्लस p के प्लेस पे 3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस q इक्वल टू 0। ये मिल गया, सेकेंड वाला इक्वेशन में हमने p का वैल्यू पुट कर दिया। और सेकेंड वाले इक्वेशन का क्या दिया हुआ है, एंड द इक्वेशन दिस वन हैज़ इक्वल रूट्स, इस वाले इक्वेशन का रूट क्या दिया हुआ है, इक्वल है।
पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करो। अभी इस वाले इक्वेशन का रूट इक्वल है तो इसका डी निकालो। डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे है 1 और सी के प्लेस पे है क्यू, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4q हो गया। इस वाले इक्वेशन का हमने डी निकाल लिया और इस वाले इक्वेशन का क्या दिया हुआ है, रूट जो है इक्वल है। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट सिंस द above equation has equal roots therefore d is equal to 0। इस इक्वेशन का d जो है वो 0 हो जाएगा। तो d क्या था, 9 माइनस 4q, d था वो 0 हो गया। तो 9 इज इक्वल टू 4q, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9/4 इक्वल टू q। तो q का वैल्यू आ गया 9/4 और p का वैल्यू आ गया था 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देते हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग और अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से समझना है, इतना काफ़ी नहीं है जितना भी हमने किया, और बचे मतलब एग्जांपल्स के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बचे हुए एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताना है, वो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो कंसेप्ट हमने इस वीडियो में अभी कवर नहीं किया क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो जाती है, ऑलरेडी लास्ट हो गया था वीडियो का, इसलिए उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बचे हुए एग्जांपल्स को पूरा करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो अब आप चैप्टर का कंसेप्ट समझने के बाद जब एक्सरसाइज बनाने बैठोगे, एक्सरसाइज में जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगा यार, आप डायरेक्ट वहाँ से देख लेना और कमेंट करके बता देना यार आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, सॉरी सब्सक्राइब किया नहीं यार, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके यार वो घंटी जरूर बजाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।